हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। कल से जो वॉर स्टार्ट हुई है, डायरेक्ट वॉर बिटवीन ईरान एंड इज़राइल, वो सिर्फ बज़ाहिर दो मुल्कों के बीच में है। असल में इट इज़ वन अगेंस्ट ऑल बज़ाहिर अगर देखा जाए। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ती है, इसी तरह सिचुएशन बढ़ती रहती है कि एक अटैक डायरेक्ट इज़राइल कर चुका है, एक अटैक डायरेक्ट ईरान जवाब में कर चुका है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। और अगर ये बढ़ता है तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जो पूरे मिडल ईस्ट को, आपकी पूरी ऑयल की बेल्ट को, कार्गोस को, आपकी शिप रूट्स को, खुद वेस्ट को, सबको लपेट में लेगा। उसमें ग्लोबल साउथ का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि मीडिएशन की ज़रूरत तो है। मीडिएशन कौन कराएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। और जो सवालात जहन में आते हैं वो ये भी हैं कि अगर आप समझते हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है ईरान, तो आप उसको अटैक करके मज़ीद एम्पावर कर रहे हैं या इस रीजन को एक और मसले में डाल रहे हैं। क्योंकि जब न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर आप अटैक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लैशी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं जो बड़े ट्रैजिक होते हैं। सो ये सारा जो फसाड है वेस्ट का, कि वो दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक रिजीम से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, दैट हैज़ बीन कॉल्ड आउट क्लियरली। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर है या नहीं है, वो पिछले 40-45 सालों से सैंक्शंस भुगत रहा है, नेगोशिएशंस करने को तैयार रहा है। पहले भी ट्रंप ने नेगोशिएशंस ख़त्म की थी, अब भी ट्रंप ने नेगोशिएशंस ख़त्म की हैं। सिचुएशन किस तरफ जा रही है, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ बहुत एप्ट पैनल मौजूद है। जनरल समरेज सालिक मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर मसूद हैं, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ आईआर एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शाजिया चीमा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। जनरल समरेज, आपसे स्टार्ट करती हूँ। रीजन के लिए ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है ऑलरेडी। हम अभी ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया ने इशू खड़ा किया था और वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की थी, अभी तो वो ही नहीं कम्प्लीटली वाइंड अप हुआ या वो भी नहीं टीयर डाउन हुआ। ये एक और मसला खड़ा हो गया और इसमें तो इट इज़ ऑल अगेंस्ट वन। ईरान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वीक है। रीजनली आप इस थ्रेट को कब तक प्रोलॉन्ग होता देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि पहले हमने एक ईस्ट पे शो डाउन देखा जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और अब हमारे वेस्ट पे एक जंग शुरू हो गई है। और जैसे आपने कहा कि ईस्ट वाला अभी फुली कंक्लूड नहीं हुआ, द डेंजर इज स्टिल देयर, और हमारा वेस्ट जो है वो भी ओपन हो गया है। और इसमें वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द रीजन, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो दैट इज इन टर्मोइल। अभी इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं, दोज आर बायलैटरल बिटवीन ईरान एंड इजराइल। दे आर स्ट्राइकिंग एट ईच अदर। लेकिन जैसे ईरान कह रहा है कि वो अमेरिकन बेसिस को भी स्ट्राइक करेगा, तो फिर ये मल्टीलेटरल हो जाएगा। अमेरिका विल आल्सो स्टेप इन एज वेल एज द कंट्री जहाँ पे वो बेस लोकेटेड है वो भी बीच में इन्वॉल्व होगा। ऑल्दो इस वक्त भी जो 3 रीजनल कंट्रीज हैं जिनके स्पेस को से गुजर के ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन जा रहे हैं, दे आर बिजी इन इंटरसेप्टिंग दीज ड्रोन्स। जी, तो अनफॉर्चुनेट इन्वॉल्वमेंट उनकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज ऑलमोस्ट फॉर 45 years that Iran has remained defiant. Iran has faced all kind of sanctions, embargoes, talks, I would say serial target killings. वो सारी कुछ होते हुए ईरान इस जगह तक पहुंचा है। और जब पहली स्ट्राइक हुई है वो दैट लुक वेरी क्रिपलिंग फॉर द इरानियन सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद ईरान जितनी जल्दी उन्होंने अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वापस खड़ा किया है, इट्स कमेंडेबल। और इफेक्टिव स्ट्राइक की है, विच वाज वेरी वेरी एसेंशियल, वरना उनकी जो क्रेडिबिलिटी है दैट वाज बीइंग क्वेश्चन, और उनकी अपनी पब्लिक जो है वो शायद पब्लिक अपराइजिंग हो सकती थी। तो वी हैव सीन के एक एफर्ट है, बड़े 45 years से ये एफर्ट चल रही है वेस्ट की तरफ से टू चेंज दिस रिजीम इन ईरान। ईरान ने हैज बीन डिफाइंड ऑल अलोंग। उसकी वजह से जो उस पर सैंक्शंस थी वो अपने जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सका। तो इट्स अ मैच बिटवीन आई वुड से जज्बा, एक तरफ जज्बा है और एक स्पिरिट है, और दूसरी तरफ सुपर क्वालिटी टेक्नोलॉजी है अमेरिका की और इजराइल की। तो इन चीजों को देखते हुए प्रोपोर्शनेट नहीं है।
in any way it is not proportionate. Brigadier Masood, सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब जितना मर्जी हम कहें कि ईरान ने जवाब दिया है, जो अभी जनरल समरेज कह रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इट कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दूसरी तरफ जितना स्टॉक पाइल मिसाइल्स का, टेक्नोलॉजी का, और जितने वो कंट्रीज सिंक्ड हैं आपस में टू प्रोटेक्ट ईच अदर, देयर इज़ नो मैच एक्चुअली. तो क्या ये कहना चाहिए कि ये ट्रबलसम है फॉर ईरान जो कुछ हो रहा है, और चीज़ें फ्लूइड हैं इस वक्त उनके लिए? सैंक्शंस का तो सिर्फ बहाना था, ये एक दफ़ा इजराइल ने डायरेक्ट वॉर करनी थी ईरान के साथ, एंड फाइनली दैट हैज़ हैपेंड. एग्जैक्टली ऐसे ही है. देखिए जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, वॉर ऑफ एट्रिशन पे जाएंगे और इट विल बी ए लॉन्ग हॉल. और इसमें यकीनन देखें कि कभी जिस तरीके से देखें ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज बीन स्ट्रक. आप देखें जब उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी गई है, पासदारान का हेड मारा गया है, 6 साइंटिस्ट है, नितान्स को उन्होंने डैमेज कर दिया है. फॉर द नेक्स्ट टारगेट है जो फर्दर उस पर जाएंगे, और इसके बाद पासदारान के हेडक्वार्टर्स पे स्ट्राइक किए हैं. तो देखें उससे, और जिस तरीके से उनमें पेनिट्रेशन हुई है, और उनके देखें इंटेलिजेंस की फेलियर भी है, तो बहुत सारे इससे एक सेटबैक ईरान को हुआ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के पास अपनी एज सच कोई मिलिट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि एक डिवीजन है विद इन ईरान में. इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर एक तरफ है, इनकी आर्मी एक तरफ है. सो देयर आर 2 पैरेलल आर्मीज वर्किंग इन ईरान, और उसमें हर एक वो भी मसला है. और सेकंड देखिए इनके पास एयरफोर्स तो है ही नहीं है, और जहाज भी वो है जो शाह ईरान के वक्त में थे, और वो जहाज किसी ने जहाज उड़ा भी नहीं है. तो एक तो वो फैक्टर है. ग्राउंड फोर्सेस चले नंबर में ज्यादा है, लेकिन उनकी डिप्लॉयमेंट कहीं पे हो नहीं सकती है, टैंक्स भी ऐसे कोई यूज हो नहीं सकते. सो देयरफॉर इनका फोकस जो ईरान का है दैट इज मिसाइल आर्सेनल है, जो उनके पास उनकी कैपेबिलिटी है, और दे हैव दी ऑलमोस्ट 9 किस्म के मिसाइल हैं. They can hit Israel right from शहाब है, कदर है, खैबर है, और तो ये जो वो मिसाइल है इनको सब वो स्ट्राइक कर सकते हैं. और फिर नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास ये स्पीड बोट्स हैं और दूसरे सबमरीन्स हैं स्मॉल किस्म के, वो इनको यूज कर सकते हैं. लेकिन ये देखें कि लॉन्गर रन में, और ईरान कभी कोशिश नहीं करेगा मेरे हिसाब से टू स्ट्राइक अमेरिकन बेसिस इन द रीजन, क्योंकि उस चक्कर में अमेरिका जब इसमें आएगा अटैक ऑन अमेरिकन्स हो जाएगा ना. और इजरायली भी यही चाहता है टू ड्रैग अमेरिका इनटू इट. और क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि फर्दो का जो न्यूक्लियर साइट है दैट इज almost 800 meters under the ground. और उसके लिए दे नीड बंकर बस्टर जो पेनिट्रेट कर जाएं, तो उसके लिए वो अमेरिका के पास चीजें हैं. और नेक्स्ट टारगेट आप देखें इनकी कंसंट्रेशन होगी फर्दों में, क्योंकि नितान्स में मैक्सिमम इन्रिचमेंट हो रही थी, उसके बाद ज्यादा मैक्सिमम हो रही है इसमें फर्दों में, और ये वैसे सारे अभी नेक्स्ट टारगेट होंगे. सो मेरे ख्याल में सीरियस सेटबैक्स हुई हैं. लेकिन ये है कि अभी उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को रीएक्टिवेट किया है, इसके बाद हमने रिसेंट स्ट्राइक्स देखी है. सो आई एक्सपेक्ट कि मोर स्ट्राइक्स फ्रॉम ईरान, और हो सकता है इन द कमिंग डेज अब हम देख सकते हैं कि मैसिव एयर अटैक्स, जो मिसाइल अटैक्स हो, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो. बट स्टिल ईरान हैज द ऑप्शंस कि वो किसी भी तरफ डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई कर सकता है. Right. Dr. Shazia, from IR perspective, from strategic perspective, एक जनरल रूल है अनसेड दुनिया में कि नेवर शूट द मैसेंजर. स्पेशली जब आपकी बातचीत चल रही है, आप ट्रीटी की तरफ जा रहे हैं, बज़ाहिर मैं सिर्फ ये जो ऑप्टिक्स में चीज़ें थी उसकी बात कर रही हूँ, और उसके बाद जब उसी लीडरशिप को आपने मार दिया है जिसके साथ ट्रंप कहते हैं कि मैं नेगोशिएशंस कर रहा था, आई एम लुकिंग फॉर अ बिग ब्यूटीफुल डील, हर चीज़ को वो बिग ब्यूटीफुल बना देते हैं, चाहे उनका बिल हो या उनका डील हो, और फिर द वेरी नेक्स्ट डे दैट लीडरशिप इज़ किल्ड. वो कहते हैं कि जो मेरे से बातचीत कर रहे थे दे हैव बीन किल्ड, दे वर हार्डलाइनर्स, और अगर अभी भी आप टेबल पे ना आए तो फिर मज़ीद सख्ती होगी. What does this mean? इसके बाद तो it's all out war from US as well. ये कहना मेरे ख्याल में it is out of question, out of proportion now कि US इसमें involved नहीं है. US बिल्कुल इन्वॉल्व है इसके अंदर, और
चाहे वो कहें या ना कहें, इसमें आपको नजर आती है डिप्लोमेसी इन डुप्लिसिटी। अटैक से पहले जो है वो ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प कहते हैं कि जी बहुत अच्छी निगोशिएशन चल रही हैं और अब हम दोबारा भी 6th राउंड के लिए मिल रहे हैं, तो उनके इल्म में था। अब चाहे मार्को रूबियो और वो दोनों कह रहे हैं कि हम बहुत एक्सक्यूजिटिव हमने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है, बट ये बहुत यूनिलैटरल इसराइल का डिसीजन है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो माने या ना माने। ये अब पता नहीं वो लोगों को कितना अहमक समझते हैं कि आप नहीं मानेंगे। तो जब आपने इंटेलिजेंस दी और फिर इस तरह का जो ऑपरेशन है जिसके अंदर बिल्कुल रशिया के स्टाइल में ट्रक्स जो हैं खुद ही से ओपन हो जाने वाले वो ईरान के अंदर पेनिट्रेट किए हैं और फिर उनकी साइट्स के पास वो खड़े हुए थे, तो यहाँ पे वो एयर डिफेंस के फेलियर का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझ में नहीं आता कि एयर डिफेंस फिर क्या करेगा जब आप हाइपोथेटिकली टारगेट से 2 किलोमीटर के फासले पे आप आके खड़े हो जाएं और वहां से आप ड्रोन पे अटैक करें। तो इसमें बात सिर्फ ये है कि आप 2 दिन पहले कह रहे हैं कि आप निगोशिएशन की टेबल पे हैं, आप निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इवन आप रईसी के किलिंग से स्टार्ट कर दें, उस पे भी मेरी अपनी सस्पिशंस हैं। फिर आई थिंक सब इस पे कन्विंस्ड हैं कि वो भी इनसाइड जॉब थी और इसी सिलसिले की कड़ी थी। बिल्कुल, और उसमें फिर जब आपको ये पता भी चल गया होगा है कि आपका बहुत शदीद किस्म का इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस जो है अंदर लोग जो हैं वो बहुत डीप तरीके से पेनिट्रेट कर गए हुए हैं, तो आपने क्यों इस पे काम नहीं किया, एक तो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये कि अगर आप इस तरह के प्लान्स जो हैं ये जैसे रशिया का जो अटैक है वो 18 मंथ से प्लान हो रहा था, तो ये भी 2 दिन में नहीं हुआ था इस तरह का प्लान, ये भी इसके पीछे भी कम से कम साल 18 महीने की कोई ना कोई बल्कि डॉक्टर शाजिया अभी तो जो सिचुएशन है, डोंट यू थिंक कि शायद 61 डेज की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये 60 डेज वाज लाइक गेनिंग टाइम? हर जगह पे आपको टाइम इसमें दिखाई देता है क्योंकि इतनी शदीद किस्म की अपने जो न्योकॉन्स की तरफ से रिटेलिएशन है, ट्रंप का अपना जो पॉलिटिकल उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि अगर वो इस तरफ टिल्ट करे या उस तरफ टिल्ट करे तो अल्टीमेटली फिर उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन अब वो ये ग्रीन सिग्नल के साथ कह रहे हैं जी हम इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि आप हमारे जो हैं वो फैसिलिटीज़ पे या हमारी चीज़ों पे आप अटैक नहीं करें, ये तो सिर्फ इसराइल है। अब मसला पता है क्या है, वही मसला है जो रशिया के साथ है, मसला वही है जो ईरान इस वक्त फेस कर रहा है कि क्या आप वेंजेंस से रिएक्ट करेंगे या आप सेनली जो है चीज़ों को देखते हुए रिएक्ट करेंगे। रशिया ने क्या किया कि आपने उनके न्यूक्लियर ट्रायड पे अटैक कर दिया, लेकिन ट्रंप ने अपनी तमाम तर जो है वो सैनिटी को प्रिवेल करवाते हुए कहा कि जी हम अब इस जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन है उसको हम एंटी टेरर ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने फिर भी इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं किया, फेस वैल्यू दी और इसको टेरर ऑपरेशन करके अब वो डिकैपिटेशन की तरफ जाएंगे या वो भी असैसिनेशन की तरफ जाएंगे, वल्लाह आलम क्या करेंगे। अब ईरान के लिए भी यही है कि अगर ईरान वैसा ही जवाबी हमला करता है जिसको कि वो करने की सलाहियत और ताकत भी रखता है और रिफ्रेन कर रहा है, तो फिर मसला ये है कि विन विन सिचुएशन है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल चाह ही ये रहा है कि ईरान जो है वो अटैक करे और इस तरह से अटैक करे कि जो इसराइल का लॉस्ट विक्टिम कार्ड है कि अगर हमारे कुछ भी सिविलियन मरते हैं तो मेरा जो विक्टिम कार्ड जो कि बहुत ज्यादा बिक रहा था, वो जो बुरी तरह से खत्म हो गया है, वो दोबारा से मैं यूज करूं कि देखिए हम पे अटैक हो गया है। और अगर ईरान अटैक नहीं करता है तो फिर उसकी अपनी डोमेस्टिक पब्लिक के सामने जो है, मेरी तेहरान में जितने लोगों से बात हुई है, जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, इतना शदीद उनके अंदर गुस्सा है। ये लोग तो ये समझ रहे हैं कि लोग जो है वो अपराइज कर देंगे और पता नहीं, वो इस तरह के अटैक हमेशा कंसोलिडेट, ये तो कंसोलिडेट करते हैं। एग्जैक्टली द सिचुएशन जो पाकिस्तान के मामले में हुई थी, तेहरान में जहां डॉक्टर शाजिया कह रही हैं उनकी बातचीत हुई है, वहां वाकई सेंटिमेंट इस वक्त ये नहीं है कि हार्ड लाइनर कौन है और रिफॉर्मर कौन है। इस वक्त तो उनकी सैंक्टिटी पे अटैक हुआ है, उनकी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उस पर अटैक हुआ है, सैंक्शंस उन पे लगी हुई हैं कब से। तो वो तो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड कौम है इस वक्त और वो यूनाइटेड है बिकॉज एट ऑल कॉस्ट वो ये सब नहीं चाहते। सो ये एक मिसकैलकुलेशन ज़रूर क्लियर कर देनी चाहिए फॉर दोज हु ड्रीम ऑफ द रेजीम चेंज, और ड्रीम शायद उनकी पूरी भी हो जाए, लेकिन ये पुट करना या ये ऑप्टिक्स में लेके आना कि ईरान के अंदर से चेंज आ रहा है, दिस इज़ अगेन एन अमेरिकन प्लेबुक जो कि अर्ली 1920s से शुरू होती है और अभी तक उसकी हिस्ट्री मौजूद है।
ब्रेक लेते हैं एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जनरल समरेज, मैं स्ट्रेट आपकी तरफ आऊँगी। हमने जितना शोर सुना कि जी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ईरान, हमने ये शोर पहले भी बहुत सुना है, और हिस्टोरिकली जिस मुल्क ने अपना न्यूक्लियर डेटरेंट सरेंडर किया है, उनके डिफेंस का जो हाल हुआ है वो हमारे सामने है। आज यूक्रेन के साथ जो कुछ हो रहा है वो ना होता, अगर हम एक मिनट के लिए अज्यूम भी कर लें कि रशिया जो है वो एग्रेसर है, लेकिन यूक्रेन से और बाल्टिक स्टेट से सरेंडर यूएस ने ही करवाया था सब कुछ जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था। अब स्ट्राइक्स करके, डील को ब्रेक करके, या डील को बिल्कुल यूं समझना चाहिए सबोटाज करके, आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियर स्ट्राइक या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के मज़ीद करीब कर दिया है इजराइल ने ईरान को? ये किस किस्म का ये लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे जिसमें डायरेक्ट अटैक्स कर रहे हैं उनके ऊपर? मैं ये समझता हूँ कि जो टॉक से वो सारा कुछ अचीव नहीं कर पा रहे थे और द टाइम वाज क्रिटिकल नाउ, तो उन्होंने दे ऑप्टेड टू गो फॉर दिस मिलिट्री एक्शन और स्ट्राइक्स। अब सोशल मीडिया पे इस तरह की इंफॉर्मेशन चल रही है कि एनी टाइम देयर मे बी आई वुड से अ बिग थिंग हैपनिंग कि जी जो ईरान है दैट गोज ओवर विद द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यहाँ तक भी बात मैंने सुनी है कि कोल्ड टेस्ट ईरान ने किया हुआ है। यहाँ तक भी बात सुनी है कि दे आर होल्डिंग 9 और 15 जो बिटवीन 12 एंड 15, बिल्कुल 12 एंड 15। अब वो चीजें हैं जो विच कैन टोटली चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द सिचुएशन। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा अभी दे हैड अ कैश 22 सिचुएशन कि अगर वो नहीं करते तो फिर भी दे वर फेसिंग अ रिस्क। ऑप्शन नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने मतलब डेस्परेट हो गए। एक और भी इंफॉर्मेशन आई थी कि ईरानियन इंटेलिजेंस के एक्सट्रिकेट किए हैं बहुत क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इजराइल। तो वो जो है उसका भी रेलेवेंस था। मैं समझता हूँ कि दैट में भी एन इंसिडेंट जिसने सारे इंसिडेंट को प्रेसिपिटेट किया है। राइट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि इसने एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया ईरान को कि वो अब वो जो है वो उसने दे हैव कॉल्ड ऑफ द टॉक्स। नाउ दे मे कम ओपन अबाउट इट। अगर पहले नहीं भी था, या फर्ज कर लेते हैं अभी नहीं है, तो इन 2 months टाइम, 3 months टाइम, बिकॉज वो तो कब से लगे हुए हैं इस काम पे। ब्रिगेडियर मसूद, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आर वी लुकिंग एट अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, अ लॉन्गर वन? देखिए, अव्वल तो मेरे ख्याल में इवन ये डिक्लेयर भी कर देते हैं, इवन वो अलाउ नहीं करेंगे, और आप देखेंगे कि अमेरिकन उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जिस तरीके से डेवलपमेंट, और मेरे जहन में जो एक चीज है, मेरा ख्याल में लाइकली ये है, हो सकता है कि दे में जो अभी एनपीटी का दे आर पार्ट, उन्होंने सिग्नेटरी है, तो वो हो सकता है उसको कहते हैं कि वी आर स्टेपिंग आउट ऑफ दिस ट्रीटी, उसमें देन हाँ, और फिर वो डिक्लेयर कर सकते हैं जी हम अभी ओपन हम करते हैं, अभी जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने किया है। सो एक वो ऑप्शन एक बनती है। फिर एक और ऑप्शन भी है। देखें 2003 में उस वक्त इमाम खुमैनी ने एक डिक्री फतवा दिया था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स, हमारा बम नहीं होना चाहिए, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब ये भी बातचीत चल रही कि एक और फतवा दिया जाए, उसको रिवर्स किया जाए उस डिसीजन को। सो वो भी एक मैसेज इसमें आ सकता है। तो मेरा ख्याल में ईरान के लिए अब डबल एज हो गई हैं ये चीजें, क्योंकि आपने देखें पॉलिटिकली भी वीक हो, और फिर देखें मिलिटरीली भी ऑलरेडी, बिल्कुल, और फिर उनके जो प्रॉक्सीज थे खित्ते में देखें कि वो डिग्रेड हो चुके हैं। लिविंग असाइड टू सम एक्सटेंट होती दे आर इंटैक्ट, और लेकिन एक प्रेजेंस से इराक के अंदर खतीब हिजबुल्लाह है जिसकी स्ट्रेंथ अभी बात की जा रही है, अबाउट 10,000 प्लस स्ट्रेंथ है इराक के अंदर है। तो वो एक किसी हद तक यूज हो सकते हैं। सो मेरा ख्याल में जी हाँ, तो लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए ईरान के लिए बड़े मसाइल होंगे फ्यूचर में, क्योंकि देखें कि इस दफा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो वोटिंग हुई है उसमें यूरोप ने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया है, जबकि पहले वो ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं। सो दैट्स व्हाई देखें 19 इनके अगेंस्ट वोट आया, जिसमें एजेंसी ने कहा कि ईरान ने 60% इन्वेस्टमेंट कर ली है, और 3 एडिशनल साइट्स उन्होंने कहा वो डिस्कवर हुई हैं, यहाँ पे यूरेनियम इन्वेस्टमेंट हो रही थी, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 2 to 3 months 90% है, एक साल में 10 वॉरहेड्स।
Right. आप समझ ले स्टेज सेट एंड सब्सिक्वेंटली द एक्शन उन्होंने लिया उनके अगेंस्ट। डॉक्टर शाजिया, ये पता नहीं हम कैसे टाइम्स विटनेस कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं वी ट्राई टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जैसे अभी ब्रिगेडियर मसूद कह रहे थे कि IAEA जो है वो भी इंफॉर्मेशन पास करता रहा है। जब JCPOA से वॉकआउट किया था ट्रंप ने, तो उस वक्त भी यूरोपियन यूनियन ने और बाकी कंट्रीज़ ने रेजिस्ट किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट द मोमेंट देर इज़ एन अटैक, उस वक्त ये सारे यूरोपियन और वेस्टर्न एलाइज एक हो जाते हैं। उस वक्त सारा कुछ जो है वो, जैसे कहना चाहिए, सैक्रोसैंक्ट हो जाता है। दूसरा, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख किया है, सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा है। वाइल दैट इज़ हैपनिंग 2023 से अभी तक क्या कुछ नहीं हुआ गाज़ा में। तो एक तो क्या लेजिटिमेसी है इन फोरम्स की, हम इन पे बात कर रहे हैं लेकिन उससे हासिल क्या होगा। एंड वाइल वी आर टॉकिंग, वाइल कल तेहरान पे और ईरान पे जो अटैक्स हो रहे थे, उन्होंने उधर मस्जिद अक्सा को बंद किया हुआ है। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पैंडमिक, ये 2 ही मौके आए हैं शायद जिसमें उन्होंने उसको बंद कर दिया है। तो वो तो अपने एजेंडा पे चल रहे हैं और हम फंसे हुए हैं ये प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में। मस्जिद अक्सा के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया। ट्रू। अब हमारे पास कोई खबर भी नहीं आएगी और वो अपने लास्ट स्टेज पे हैं, जो उन्होंने करना है वो उसको कर जाएंगे। ग्रामीजी ने कहा था एक दफ़ा, और मैं आजकल तो हम सब के लिए इसको दोहराते रहने का वक्त है, उसने कहा कि जो पुराना सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो रहा है, किसी काम का नहीं है। नए सिस्टम की बहुत ज़रूरत है जो कि उफ़क़ पे नज़र नहीं आ रहा, और हम इस वक्त जहन्नम में रह रहे हैं। तो हमारा भी यही हाल है कि पुराना सिस्टम डिफंक्ट है और हम जहन्नम में रह रहे हैं, और नया सिस्टम अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है। बात सिर्फ ये है कि हम अभी भी जब हम बात करते हैं तो हम वेस्टर्न ट्रेजेक्ट्री से ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का मीडिया कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम उन्हीं के टॉकिंग पॉइंट्स इंटरनलाइज कर रहे होते हैं। बात को समझते हुए भी हम इंटरनलाइज कर जाते हैं, रेपिटेटिवनेस इतनी ज़्यादा है जी। लेकिन अब देखने की बात यह है कि यूरोप और अमेरिका इस वक्त प्री रेवोल्यूशनरी फेज में है। यूरोप के अंदर आपको कहीं डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो EU जिसको चाहता है आप उसको अपनी वॉलंटियरनेस के साथ इलेक्ट कर लें तो ठीक है, वरना वही हाल आपका होगा जो रोमानिया में हुआ है। जहाँ भी इलेक्शन है, अगर आपकी मर्जी का बंदा सिलेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे लॉफेयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये ओपनली हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो है वो आप देखें कि इतना ज़्यादा डिसलाइक और डिसटेस्टफुलनेस है करंट हुकूमत के लिए कि अपनी उनकी जो इंटरनल रियलिटीज़ हैं वो ही उनसे संभाली नहीं जा रही हैं, और इंटरनल रियलिटी के लेंस के साथ वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं। अब देखने की बात ये है कि आप चाइना के साथ बात करने बैठते हैं एज अ ब्रॉडर वेस्ट, या आप सिर्फ अमेरिका समझ लें, हम तो अभी तक इसे ब्रॉडर वेस्ट ही कहते थे, या आप रशिया के साथ बात करने बैठते हैं, या आप ईरान के साथ, आप किस पॉइंट पे बात करने बैठते हैं? आप सिर्फ क्या टेक्टिकल एडवांटेज लेने के लिए, जैसे आपने पर्ल हार्बर पे किया, जैसे आपने ये जो बगदाद का दूसरा अटैक था उसके हवाले से किया, कि क्या आप एक तरफ से निगोशिएशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर अपनी डुप्लिसिटी के साथ वहाँ पे टेक्टिकल एडवांटेज ले रहे होते हैं, थोड़ा सा आप वहाँ पे टाइम ले रहे होते हैं, और आपने करना वही होता है जो कि आप कह चुके होते हैं, जो नेतन्याहू कह आया, जिसपे उसे 59 जो है वो अप्लॉज मिले, कि मुझे ईरान का लिबिया सलूशन चाहिए। तो लिबिया सलूशन ये है कि ईरानियन भी आयरन रॉड्स लेके आते बाहर निकालते हुए, आपको लगता है कि आज इतने साल के बाद लिबिया की स्लेव ओपन मार्केट देखने के बाद भी ईरानियन इसी तरह बाहर निकल आएंगे? ईरानियन को नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि उनके अंदर अपने हर मुल्क के अंदर आपको 90% 95% लोग नहीं मिलते जो करंट रिजीम के हक में होते हैं, लेकिन हक में ना होने का मतलब ये है कि वो इतने ब्लाइंड हो जाएंगे कि वो आपके साथ जाके खड़े हो जाएंगे, इस तरह के रेवोल्यूशन जो है वो कर लेंगे। तो ये इनको ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा है कि ईरान, रशिया और चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल है, और इनकी रिस्ट्रेन जो है वो डेफिनेटली इनको फ्रूट देगी, लेकिन टाइम के बाद। आज ये सब के सब जो अपनी रिस्ट्रेन के साथ बैठे हुए हैं, और एक आप देखिए वेस्ट पे इस वक्त क्या बिक रहा है, वेस्टर्न मीडिया के पास आज क्या टॉकिंग पॉइंट है कि इसराइल ने अटैक किया,
एंड दैट वाज अ प्रीएम्प्टिव अटैक। अब उन्होंने एक आपको कैच फ्रेज दे दी है कि हमने आपके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक कर दिया जो कि प्रीएम्प्टिव अटैक है। तो ये तो कल को कोई भी कर देगा। हमारे पड़ोसी ने कोशिश भी की, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको मुंह की खानी पड़ी कि उसकी प्रीएम्प्शन जो है फिर हम उसके घर तक छोड़ के आए। Exactly. तो ये प्रीएम्प्टिव अटैक का फ्रेम आप क्या दे रहे हैं कि आप किसी भी कंट्री पे अटैक कर देंगे और कहेंगे प्रीएम्प्टिव था? क्या प्रीएम्प्टिव आपके बॉर्डर पे उनकी जो है वो और वो इट इज अप टू योर डिस्क्रिशन, आप जिस मर्जी चीज को प्रीएम्प्टिव कह के आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि नेतन्याहू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अटैक से पहले कि ईरानियन पॉपुलेशन को एड्रेस करते हुए कहा कि ईरानियन लोग जो हैं, अब तुम्हारे लिए वक्त आ गया है कि तुम इस रेजिम से छुटकारा हासिल कर लो और फ्रीडम और लाइफ और विमेन का वक्त आ गया है। ये वही है जो ईरानियन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी इन्होंने स्लोगन दिया था और हम ईरानियन पॉपुलेशन के साथ नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जब आप इतनी बैराकोस्ट, इतनी ब्लेजरेंट जो है वो इम्प्यूनिटी दे देंगे चंद लोगों को, चंद दिमागों को सिर्फ, तो वो दुनिया में इसी तरह की तबाही लेके आएंगे। जैन समरेज, जो डॉक्टर शाजिया बात कर रही है ना, ये पॉइंट इतना क्रिटिकल है क्योंकि जैसे जैसे वो बात कर रही हैं वैसे वैसे वो प्लेबुक मेरे माइंड में चल रही है जो इंडिया या मोदी फॉलो करता है। वो भी कहता है पाकिस्तानियों आपके ऊपर वक्त आ गया है, आप ये कर लें, आप वो कर लें। मतलब ही हैज़ द ऑडेसिटी, ही थिंक्स ही इज़ द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड और वो पाकिस्तानियों से एड्रेस कर सकता है कि आप अपने लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खड़े हो जाएं। उधर नेतन्याहू है तो वो ईरानियन से बात करने का अपने आप को समझता है, आई हैव दैट प्रेरोगेटिव। ये प्लेबुक इतनी सिमिलर है, ये आरएसएस और ये ज़ायनिज़्म, ये सब कुछ, और ये दो थ्रेड्स दोनों की दोनों ब्रिटिश ने क्रिएट की हैं। वो इनके खिलाफ तो कभी नहीं जाएंगे। इसका हमें ये मतलब निकालना चाहिए कि वी हैव टू टेक दिस आरएसएस ड्राइव वेरी सीरियसली। देखिए जुनारा, जब वो थी रियलिस्ट लिबरल ऑर्डर, रियलिस्ट ऑर्डर था, once there were two poles of the globe, तो प्रीएम्प्शन की वो कंडीशन नहीं थी जो आज है। उस वक्त there were checks and balances. कोल्ड वॉर के बाद जब लिबरल ऑर्डर आया and they were sole superpower, that power was there to define the rules of the globe. तो उसमें हमने टर्म सुनी प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, whereas actual by UN charter प्रीएम्प्शन वो है जबकि आपके ऊपर अटैक या वो इमिनेंट हो। अब ये दे आर एक्सरसाइजिंग दिस जजमेंट। अभी मैं अगर आपको और सलामती काउंसिल आपको इंडोर्स करे, उसमें ये भी है कि वो भी ऐसा समझे कि थ्रेट इज रियल। आजकल जो आप देख रहे हैं वीडियो जहाँ पे नेतन्याहू जो है ना वो ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं और बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान के पास ये जस्टिफिकेशन है बेस्ड ऑन दिस कि पाकिस्तान वहाँ पे प्रीएम्प्शन कर दे? True. तो अब ये वो चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत रूल बेस्ड नहीं है, माइट इज राइट वाला चक्कर है। द वर्ल्ड इज अगेन ट्रांजिटिंग टू रियलिस्ट ऑर्डर। ये जो मल्टीपोल इमर्ज हो रहे हैं, इसकी वजह से एक चेक एंड बैलेंस आएगा। एक मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, अभी तक हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल को बायलैटरल प्लेन पे, whereas आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में these are not bilateral planes, these are multilateral. True. इसमें ईरान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है विद रशिया और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है विद चाइना। तो जबकि रशिया को एंटेंगल किया गया यूक्रेन में, तो ये जो अपोजिंग पोल है विच कंप्राइजेस ईस्टर्न पोल विच इज रशिया एंड चाइना, they have the wherewithal to entangle US in the Middle East. अब ये चैलेंज है मिडिल ईस्ट में यूएस के लिए कि वो कितना आगे जाता है। और अगर ईरान यूएस बेसिस पे स्ट्राइक करने का डिसाइड कर लेता है तो मैं ये समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली यूएस विल ऑलरेडी ऑल्दो यूएस इज ऑलरेडी बिहाइंड दिस होल थिंग व्हिच इज हैपनिंग, लेकिन उसे फिर एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डेफिनेटली। और वो यूएस के लिए मेरा ख्याल है, यूएस इकोनॉमी, यूएस एवरीथिंग के लिए बहुत डेंजरस होगा जबकि वो अपने चैलेंजेस खुद फेस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन में हमें ईरान को बहुत ज्यादा अंडर रेट नहीं करना चाहिए। आपने देख लिया कितनी क्रिपलिंग स्ट्राइक्स थी जिनको क्लेम किया जा रहा था, उन्होंने ना सिर्फ उससे रिकवर किया बल्कि एक ठीक ठाक स्ट्राइक दी है जी, जिसको आप कहते हैं कि पेंटागन ऑफ इजराइल, उसको उन्होंने स्ट्राइक किया है। और अभी वो कह रहे हैं कि वो खैबर मिसाइल भी लॉन्च करेंगे। देन उनके पास ऑप्शन है कि वो पर्शियन गल्फ को चोक कर दें, जो मैं देख रहा हूँ इस तरह की पोस्ट के
कोई शिप जो है वो नहीं फ्लोट कर सकेगा पर्शियन गल्फ में। Right. ये वो चीजें हैं जो कि दुनिया तो की फिर वाइडर हो गया ना, इट मीन्स इट्स अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि ईरान स्टैंड अलोन में अगर मिलिटरली कमज़ोर लग भी रहा है, दैट डजंट मीन कि उसके एलाइज नहीं हैं, और अगर वो एलाइज ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं और कोई डायरेक्ट अटैक्स कंटिन्यू करते हैं तो फिर क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है, और फिर जो एस्केलेशन है मिडिल ईस्ट में, क्या उसमें चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। ब्रिगेडियर मसूद, शॉर्टली आपको लगता है कि मामला इतना बढ़ सकता है कि फिर जिन ट्रीटीज़ का जिक्र जनरल समरेज कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ हैं, चाइना की भी और रशिया की भी, इफ़ इट कम्स टू दैट, तो ये वाइडर चीज़ें फिर जाएंगी इस डायरेक्शन में? देखें, वाइडर कन्फ्लिक्ट तो अव्वल तो मेरे ख्याल में सबकी कोशिश होगी इट शुड बी बिटवीन द टू कंट्रीज ही रहे और किसी तरीके से इसका वाइडर कन्फ्लिक्ट ना हो। मेरे ख्याल में उस वक्त ये हो सकता है जब पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ईरानीज उसको चोक कर देते हैं या उसमें कोई एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि देखें 40% ऑफ वर्ल्ड ऑयल पासिस फ्रॉम पर्शियन गल्फ, 17 मिलियन बैरल्स डेली के हिसाब से वहां से ऑयल गुजरता है चाइना के लिए, इंडिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए, फिर ट्रेड एक्टिविटीज वगैरह सारी सीज हो जाएंगे। सो अब उसके सीरियस इम्प्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज में भी होंगे, प्राइसेस पे होंगे। ऑलरेडी देखे ऑयल के प्राइसेस 70% सर्ज कर गए हैं। सो वो फैक्टर्स बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा ख्याल में कोशिश इनकी यही होगी और ईरान भी यही चाहेगा कि इसको वाइडर ना करे, बट इजराइल की हमेशा बिल्कुल कोशिश रही होगी तो इजराइल है ना ब्रिगेडियर मसूद, क्योंकि अभी यहाँ तक भी मसला वो लेके आए हैं। जी, और अभी भी वो कोशिश करें कि किसी भी न किसी तरीके से अमेरिकन को, इवन अरब्स को इसमें शामिल करें, जिस तरीके से जिस तरह जॉर्डन इसमें इन्वॉल्व हुआ या सीरिया की एयर स्पेस भी यूज हुई है, तो बहुत सारे फैक्टर से इवन इराक की भी बात की जा रही है कि इराक के एयर स्पेस से भी गुजरे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं, बट कोशिश इंटरनेशनली मेरे ख्याल में यही होगी कि ये आपस में दो ही रहें, इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। राइट। डॉक्टर शाजिया, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। अगर अपनी असैसिनेशन अटेम्प्ट की भी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर डाल दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, आप फॉक्स न्यूज़ समझें और सुनने की कोशिश करें तो वो खुल के कह रहे हैं कि हम तो इसराइल के साथ खड़े हैं। रिजीम का वर्ड यूज़ करना, इस्लामिक टेररिस्ट कंट्री का नाम यूज़ करना ईरान के बारे में, कल से अगर आप उसको सुने तो ऐसे लगता है कि देयर इज़ अ प्रोपेगेंडा गोइंग ऑन इनसाइड यूएस। तो क्या ये बात समझ लेनी चाहिए कि यूएस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फुली इंडोर्स कर रहे हैं इस अटैक को, और वाइड होता है तो वो होने देंगे? बिल्कुल इंडोर्स कर रहे हैं और बाकायदा इसके अंदर शामिल हैं इसको पुश करने में और ट्रंप को कॉर्नर करने में भी। ये भी हमें समझना चाहिए कि ट्रंप ज़हनी तौर पे इस चीज़ को इतना ब्रॉड करना नहीं चाहता था। नेतन्याहू को एक ब्रॉडर वॉर चाहिए, नेतन्याहू को बायलैटरल फाइट से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे ख्याल में, और मेरा सबसे बड़ा मेरा इस वक्त जो है वो सोचने की बात भी ये है कि जो फोकस पॉइंट है मेरा वो ये कि ईरान अपने आप को कैसे बचाएगा एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बनने से। क्या वो रशिया जितनी मैच्योरिटी दिखा पाएगा अपनी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक के बाद भी, कि इंटरनल फेस कीपिंग भी रख लेगा, लेकिन चूंकि वेस्ट चाह रहा था कि रशिया जो है वो ऑल आउट आएगा और फिर हम अटैक जो है वो उससे अपने जो हमारे फायदे हैं हम हासिल करेंगे। नेतन्याहू को इस वक्त ईरान की तरफ से एक ऑल आउट अटैक जो है वो हर सूरत में चाहिए और ईरान को अपनी पॉपुलेशन को भी ये बताना है कि उसकी वजह क्या है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं और वो कैसे इस चीज को लेके चलेंगे और फिर इस ट्रैप में ना पड़े। क्योंकि इस वक्त आपको ड्रम बीटिंग यही नजर आती है कि ईरान को हमला कर देना चाहिए। इस वक्त बहुत ठंडे दिमागों की और बहुत ही सोच के साथ चलने की जरूरत है कि ईरान को अपने इंटरनल जो है कि देखना है कि उनके अंदर क्यों इतना ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई हुई है इसराइल की या वेस्टर्न इंटेलिजेंस की, कि इवन आईएए के कह रहे हैं 150 में से 100 मेंबर्स जो हैं वो इसराइल को इंफॉर्मेशन जो है वो फ्राहम कर रहे थे। तो वो आपकी सवाल पे क्यों थे? तो आप इस ट्रीटी निगोशिएशन से बाहर निकले, आपने जो करना है, राइट टाइम है
नहीं, आपके पास राइट टाइम है कि आप न्यूक्लियर जाएं, ऑल आउट न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम जितना एनरिच करना चाहते हैं करें। इस दुनिया में सिर्फ जो जिसके पास माइट है वही राइट है, ये आप भी समझ लें। आप क्यों दुनिया के सामने भले बनने की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं? आपका हाल आप जैसा कर देंगे। तो आप अपना काम करें, मगर ऑल आउट वॉर के लिए मत जाएं, वो इस वक्त नेतन्याहू को चाहिए। ओके, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू जनरल समरीज। मैं ये कहना चाहूँगा, देखें ईरान के लिए जो 45 ईयर्स उन्होंने गुजारे हैं, इसमें जाहिर है देवर सैंक्शंस आल्सो, देवर एम्बार्गोज आल्सो, दोस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। और पूरी एक एफर्ट थी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट टू वीकन ईरान कि किसी तरीके से। तो जाहिर है ये पेनिट्रेशंस आर लॉजिकल, ये होंगी। उनके सिस्टम में उनके इंटरनल फिशर्स भी हैं। देयर आर पीपल, आपने देखा होगा कि रजा शाह पहलवी के जो साहबजादे हैं वो इन दिनों एक्टिव हो गए हैं, ही वांट्स टू कम बैक, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, वो रिफॉर्मर के तौर पे वापस आने को तैयार हैं। एग्जैक्टली। बाकी रही बात इस चीज को एक्सपैंड करने की, मेरा ख्याल है कि एक्सपैंड वो करना चाहता है जिसको ज्यादा मार पड़ रही होती है। और अगर ईरान की जो है वो बीटिंग होगी, ईरान को और कोई चीज उसे सेव नहीं कर रही होगी, तो डेफिनेटली ईरान विल ट्राई कि उसमें बाकी लोगों को भी इम्पैक्ट किया जाए ताकि द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। राइट। मेरा ख्याल है कि चाइना एंड रशिया विल नॉट स्टे अलूफ। देखिए कैसे टेबल्स टर्न हुए हैं। यूक्रेन में अगर रशिया एक बेलिजरेंट है और यूएस कह रहा है मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे यूएस इज अ बेलिजरेंट और रशिया कह रहा है कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। एब्सोल्युटली, दैट इज हाउ द टेबल्स आर टर्निंग। राइट। बहुत शुक्रिया जनरल समरेज सालेक, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा एंड ब्रिगेडियर मसूद, बहुत शुक्रिया आप सबका। एवरीबडी इज ट्राइंग टू एनालाइज द सिचुएशन, और उस सबका अगर कंक्लूजन करें तो जो एक सबसे बड़ा स्पॉइलर सामने आता है दैट इज़ नेतन्याहू। उसके अपने पॉलिटिकल स्टेट्स भी हैं, उसका ज़ायनिज़म भी उसको ड्रिवन कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसके अलावा जो एक चीज़ स्टार्ट कर दी है उसको कंटेन वो कैसे करेंगे। देयर आर न्यूज़ के वो खुद भी अभी साइप्रस वगैरह में जा रहे हैं और जाके लोगों को मिडल ईस्ट में इंगेज कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर एक भी मिसाइल गिरता है तो दैट इज़ प्रोवोकेशन। सारी दुनिया देख रही है कि प्रोवोकेशन कहाँ से हो रही है, बट वाकई माइट इज़ राइट का इस वक्त ऑर्डर है, कोई और ग्लोबल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान के लिए भी बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। 1, ईरान हमारा नेबर है। 2, पाकिस्तान कैटेगोरिकली ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सेंस करना चाहिए वॉशिंगटन में बैठे हुए लोगों को कि आप एक नहीं, आप 2 मुस्लिम कंट्रीज़ को एक ही वक्त में पुश कर रहे हैं, तो ये पुश कहाँ तक करना है। आई विल सी यू टुमारो।